कई दशकों से बड़ी कंपनीज ट्रैक कर रही हैं ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग मार्केट को डोमिनेट करने की। हमने सारी चीज़ देखी, चाहे वो वेबएक्स हो, एमएसएन मैसेंजर हो, स्काइप हो या गूगल हैंगआउट से लेकर जूम तक हो। मगर ऐसा लगता है कि लोगों का फेवरेट जो है इन बड़ी कंपनीज में से एक भी नहीं है। रैदर उनकी टॉप चॉइस कई बार डिस्कॉर्ड होती है। ये काफ़ी आयरॉनिक हो जाता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट जैसे गूगल और स्काइप जो है उनके पीछे बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं और हज़ारों एम्प्लॉयज़ होते हैं। आफ्टर ऑल माइक्रोसॉफ्ट ने लिटरली $8.5 बिलियन स्पेंड करे थे स्काइप को एक्वायर करने के लिए। तो क्लियरली वो लोग इस सेक्टर को काफ़ी सीरियसली लेते हैं, मगर फिर भी वो क्रश हो रहे हैं एक छोटे से स्टार्टअप से जो कि एक गेमर ने फाउंड किया था। स्काइप के पास टेक्निकली ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं जिसकी 300 मिलियन नंबर्स में आती है, वहीं पर डिस्कॉर्ड के पास आधे हैं अराउंड 150 मिलियन में। मगर जब आप कंसिडर करोगे कि स्काइप 2003 में लॉन्च हुआ था और डिस्कॉर्ड जो है 2015 में लॉन्च हुआ था, ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है यूज़र के मामले में कौन रेस जीत रहा है। तो इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए साथ में कि बहुत सारे स्काइप के यूज़र बेस जो है ना वो कंपनीज से आते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को फोर्स करते हैं कि वो स्काइप को यूज़ करे वर्चुअली, और जो भी डिस्कॉर्ड यूज़ करता है वो अपनी खुद की इच्छा से करता है। तो किस तरह से एक गेमर ने जो है बिग टेक को हराया सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड इंडस्ट्रीज़ में पूरी दुनिया की। अगर थोड़ा पीछे जाए तो डिस्कॉर्ड की कहानी हमें एक इंसान के पास लेके जाती है। इसका नाम है जेसन सिट्रॉन, जिसका जन्म 21 सितंबर 1984 को फ्लोरिडा में हुआ था। जेसन का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी और स्पेशली गेमिंग में बहुत छोटी उम्र से ही शुरू हो चुका था उसकी लाइफ में, क्योंकि उनके पिता और बचपन के दोस्तों की वजह से। अपेरेंटली जेसन के पिता एक मैसिव फ़ैन थे टेक्नोलॉजी के और वो हमेशा पर्सनल कंप्यूटर से खेलते रहते थे अपने फ्री टाइम में। उस समय पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं थे ऑर्डिनरी लोगों के लिए, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज़ एक्सट्रीमली लिमिटेड थी और विंडोज़ 3.1 जो है वो आया भी नहीं था। नंदलेस एक बिजनेसमैन होने की वजह से जेसन के पिता जो है वो देख सकते थे कि पीसीज आगे जाके बहुत बड़ी मार्केट बनाने वाले हैं, इसी की वजह से पीसीज के साथ खेलते थे वो। हालांकि जेसन के पिता जो है उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो जेसन में आई। जेसन कहते हैं कि बहुत सारा उनका पैशन जो है टेक का वो गेमिंग से आया और एक्चुअली वो उनके बचपन के दोस्त से आया, जिसकी वजह से वो गेम्स खेलने लगे थे। अपेरेंटली उनके एक बचपन के दोस्त के पास NES थी और जेसन जो है उनके पास चांस था कि वो सुपर मैरियो ब्रोस खेले उसके साथ। तो जेसन इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी है। और जैसे वो बड़े हुए उनका प्यार जो है गेमिंग का वो बढ़ा एक प्लेयर से एक डेवलपर होने तक। जेसन ने अपनी पहली कंप्यूटर साइंस क्लास ली मिडिल स्कूल में और जो है वो दोस्त बने एक और कोडिंग एंथुजियास्ट से उसी क्लास के अंदर। और उसके कुछ ही समय बाद जेसन ने एक स्लीप ओवर रखी अपनी 13th बर्थडे पे, और एक बार जब सब सो चुके थे उस रात, जेसन और उनके कंप्यूटर साइंस के दोस्त ने ट्राई किया कि एक रोल प्लेइंग गेम क्यू बेसिक से कोड करेंगे वो। ये उनका पहला ट्राई था और गेम जो है शायद इतना अच्छा नहीं था। हावेवर जेसन कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस की वजह से एक चीज़ तो उनको क्लियर हो गई थी कि उनका कैरियर आगे जाके गेमिंग का ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए उनके बचे हुए टीनेज ईयर्स में जेसन जो है एक गेमर ही रहे और उनके कुछ फेवरेट गेम्स में से एक हैं सुपर मेट्रॉयड, क्रोनो ट्रिगर, अर्थबाउंड, यूनी रेसर्स, स्ट्रीट फाइटर्स, मॉर्टल कॉम्बैट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली फाइनल फैंटेसी 6। और गेमिंग के अलावा जेसन ने अपनी नॉलेज जो है कंप्यूटर की उसका इस्तेमाल करके टीनेज में पैसे भी काफ़ी कमाए। जेसन कहते हैं कि उन्हें काफ़ी जल्दी रियलाइज़ हो चुका था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्हें कंप्यूटर्स के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता, जिसकी वजह से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकें और पैसे कमा सकें। जेसन के पिता स्पेशली सपोर्टिव थे इस चीज़ से लेके और रेगुलरली वो अपने आस पड़ोस में उन्हें घुमाते थे ताकि वो अपने साइड हसल को रियलिटी बना सके। और धीरे धीरे जेसन ने जब रेपुटेशन बनाई कंप्यूटर प्रोडिजी होने के वजह से लोगों ने बड़े काम करवाने शुरू करे उनसे, जैसे कि कोड लिखना। इनफैक्ट उनका साइड हसल इतना बड़ा बन चुका था कि जेसन के पेरेंट्स जो हैं उन्होंने उनके लिए बैंक अकाउंट खोला और जेसन जो है वायर ट्रांसफ़र से पैसे लेने लगे कस्टमर से। अगर आपके कस्टमर्स वायर ट्रांसफ़र की वजह से आपको पे कर रहे हैं तो आप क्लियरली काफ़ी सारा पैसा कमा रहे हो। और इसके बावजूद भी जेसन जो है वो एक फुल ऑन डेवलपमेंट कंपनी की शुरुआत उन्होंने नहीं करी। वो कहते हैं कि वो लोगों को हायर नहीं करना चाहते थे, तो इसकी वजह से उन्होंने प्रेफर किया कि अपने साइड हसल को एक सोलो वेंचर रखेंगे। मगर जेसन के एम्बिशंस के साथ ये चीज़ तो थी कि कुछ ही समय की बात थी ये कि उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी बड़े होने वाले थे। अब कॉलेज में आया तो जेसन ने फुल सेल यूनिवर्सिटी को अटेंड किया फ्लोरिडा में ताकि कंप्यूटर साइंस में वो मेजर करे। और क्योंकि जेसन जो है कई सालों से कोडिंग कर रहे थे इस पॉइंट पे, कॉलेज जो है इतना मुश्किल नहीं था उनके लिए और इसकी वजह से उन्होंने जल्दी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। और ग्रेजुएशन के बाद जेसन जो है सैन राफेल कैलिफोर्निया में गए और जॉब उठाई कंसोल गेम डेवलपर की। इनिशियली वो अपनी खुद की जगह खरीद चुके थे और अकेले रहते थे, मगर कहते हैं वो कि वो काफ़ी जल्दी बोर हो जाते थे इससे। इसी की वजह से वो कॉलेज हाउस में गए और रूममेट्स बने 9UC बर्कली
कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ। हालांकि ये सब ऑप्टिमल लग सकता है पहली झलक में तो, मगर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल था ये। वहाँ पे आने के 6 महीने बाद एक इंसान जिसका नाम था रोहन रेलान वो मूव इन कर चुका था, और जेसन की तरह ही रोहन जो है वो एक सॉफ्टवेयर एंथुजियास्ट था, और उनके अंकल है एक्चुअली लॉन्च करे थे दोनों मिलके इनक्यूबेटर लॉन्च करने की, जिसका नाम था यूवेब, जो कि मोबाइल गेम्स को मदद करता था ऑफ द ग्राउंड जाने में। और जैसे कि आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, जेसन एक्सट्रीमली जो है इस आइडिया से हैरान हो चुके थे, और रोहन ने एक्चुअली जेसन को इनवाइट भी किया उस इनक्यूबेटर को ज्वाइन करने के लिए। और इनक्यूबेटर में जेसन जो है एक और डेवलपर से मिले जिसका नाम था डैनियली कैसिडी, और साथ मिलके उन्होंने अपना पहले मेजर मोबाइल गेम को डेवलप किया, इसका नाम था ऑरोरा फेंट। उस गेम में जो है 2 जेसन के फेवरेट जानरास थे, जो कि थे रोल प्लेइंग गेम्स और पजल गेम्स। तो जेसन जो है बेसिकली अपनी सपनों को जी रहे थे कि वो एक ऐसा गेम डेवलप कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें कैरियर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ये सारी चीज़ें लेट 2007 और अर्ली 2008 में हुई। तो एप्पल ने जस्ट आईफोन को रिलीज़ किया था और ऐप स्टोर जो है वो अभी आया भी नहीं था। जेसन और डैनियल जो है एग्जैक्टली डेवलप कर रहे थे ऐसे गेम को जो कि स्पेसिफिकली आईफोन के लिए डिज़ाइंड हो। मगर एक बार जब ऐप स्टोर जो है लॉन्च हुआ, ये चीज़ तो क्लियर थी उन लोगों को कि उन्हें आईफोन के मार्केट को डेफिनेटली देखना चाहिए, और ये एक्चुअली परफेक्ट टाइमिंग थी, क्योंकि इसकी वजह से ऑरोरा फाइंड जो है वो सबसे पहला गेम बना ऐप स्टोर में। और क्योंकि ज़्यादातर ओरिजिनल ऐप्स जो है ऐप स्टोर के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ऑरोरा फाइंड जो है वो काफ़ी जल्दी सॉलिड यूज़र बेस बना पाया 10 लाख से ज़्यादा यूज़र्स का। इसके बावजूद भी गेम जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, क्योंकि ज़्यादा रिकरिंग रेवेन्यू आ ही नहीं रहा था कस्टमर से। एप्पल उस समय इनफैक्ट इन ऐप परचेजेस को भी सपोर्ट नहीं करता था। तो जेसन और डैनियल जो है वो बहुत ही कम पैसा कमाते थे, वो भी अपफ्रंट की कॉस्ट जो गेम की थी $1 की। उस पॉइंट पे जेसन जो है उनके पास सिर्फ 2 महीने की जो है फंडिंग बची थी, और उन्हें याद है कि वो अपने पेरेंट्स को कॉल करके कह चुके थे कि शायद उन्हें पेरेंट्स के साथ रहना होगा। मगर लकीली जेसन के लिए यहीं पे जो है अपने सबसे बेस्ट आइडिया के साथ है वो। जेसन का ब्रेक थ्रू मूवमेंट तब आया जब वो रोहन के अंकल पीटर से बात कर रहे थे कि वो ऑरोरा फाइंड को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। बात करने के दौरान जेसन ने कहा कि ये चीज़ वियर्ड है कि एक्सबॉक्स लाइव जो है वो आईफोन में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मोबाइल गेमिंग मार्केट कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। आप लोगों को लगेगा या तो माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल जो है वो एक्सबॉक्स लाइव की तरह कोई चीज़ लॉन्च करेंगे, मगर ऐसा नहीं था। और इस वजह से रोहन को अंकल को रियलाइज़ हुआ कि ऑरोरा फाइंड जो है पहले से उसके पास एस्पेक्ट्स हैं एक्सबॉक्स लाइव के उसके अंदर ही, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि उनका खुद का वर्जन बनाया वो एक्सबॉक्स लाइव का, इसका नाम होगा ओपन फेंट। जेसन जो है उनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा था, तो उन्होंने इस आइडिया को कुछ इन्वेस्टर्स को पिच किया, जिन्होंने एग्री किया कि वो ऐप को फंड करेंगे अगर वो प्रूव कर सकते हैं कि गेम के डेवलपर जो है वो इस वेंचर को सपोर्ट करेंगे तो। और उसी हफ्ते जेसन ने ओपन फेंट के आइडिया को टेक क्रंच पे पोस्ट किया, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ गेम डेवलपर जो है वो प्लीड करने लगे उनके सपोर्ट में। और इसी चीज़ के साथ ही जेसन जो है वो उनको फंडिंग मिल चुकी थी, और उन्हें काफ़ी कमाल तरीके से कोड किया अगले कुछ हफ्तों तक। और 17 फरवरी 2009 को जेसन ने ओपन फेंट को लॉन्च किया। अब क्योंकि कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं थे और ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा था गेम डेवलपर से, ओपन फेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा मोबाइल गेमर्स के बीच में। ओपन फेंट का यूज़र बेस जो है वो करोड़ों का हो चुका था, जिसकी वजह से जेसन जो है वो फंडिंग राउंड्स पूरे कर पाए, जिसमें से हर फंडिंग राउंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स उठाता था। ऐसा लग रहा था कि चीज़ें और भी अच्छी नहीं हो सकती, और यहीं पे एग्जैक्टली एप्पल ने गेम सेंटर को लॉन्च कर दिया। जेसन ने ऐसा कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि जो है वो उनका गला घोटा जा रहा है, क्योंकि जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो एप्पल के अगेंस्ट कम्पीट कर रहे हैं। जेसन के डरों के बावजूद भी गेम सेंटर आगे जाके बहुत बड़ा प्रोपेलेंट बना ओपन फेंट का, क्योंकि जेसन ने इंटीग्रेट किया था ओपन फेंट को गेम सेंटर में, और गेम सेंटर जो है उसको ओपन फेंट में। तो ओपन फेंट के यूज़र जो है वो गेम सेंटर के बेनिफिट यूज़ कर सकते थे, और गेम सेंटर के यूज़र भी नेचुरली ओपन फेंट को डिस्कवर कर सकते थे। ये विन विन सिनेरियो हो चुका था, और ओपन फेंट के सक्सेस के पीक में उनके 120 मिलियन यूज़र्स थे और 7000 गेम्स को सपोर्ट करते थे। और क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, मुझे नहीं लगता आप ये सुन के सरप्राइज हो गए कि ग्री ने आगे जाके ओपन फेंट को $104 मिलियन में खरीदा। अभी तो क्लियर नहीं कितना परसेंट जो है ओपन फेंट का जेसन को मिला एक्विजिशन से पहले, मगर मुझे लगता है कि इस चीज़ को अज्यूम करना सेफ होगा कि इस सेल की वजह से जेसन मल्टी मिलियनर या फिर एटलीस्ट डेका मिलियनर तो बन ही गए होंगे। हालांकि जेसन जो है उनकी काफ़ी अच्छी एंडिंग रही। ये सेम चीज़ जो है वो ओपन फेंट के बारे में नहीं कही जा सकती। अराउंड द सेम टाइम कई सारे गेमर्स ने मिलकर ओपन फेंट को सू कर दिया उनकी प्राइवेसी को वायलेट करने की वजह से, और 1 साल बाद ही ग्री ने आगे जाके अनाउंस किया कि वो ओपन फेंट को शट डाउन करेंगे ओवरवेलमिंग बैकलैश की वजह से। और ये था कड़वा अंत ओपन फेंट का।
जेसन के लिए काफ़ी ख़राब बात थी कि ओपन फ्रंट जो है वो ख़राब हो चुका था, मगर वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुके थे फाइनेंशियली, तो उनके पास लग्जरी थी कि वो थोड़ा टाइम बचा के और चीज़ों पे फोकस कर सके। इनिशियली जेसन ने एक्चुअली आगे जाके एक और गेमिंग कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम था हैमर एंड चिजल 2012 में। ये कंपनी इसने एक मोबाइल गेम रिलीज़ किया फेट्स फॉरएवर नाम से, मगर इतना ज़्यादा अटेंशन पा नहीं पाया और इस लॉन्च के डिसअपॉइंटमेंट के बाद जेसन जो है वो काफ़ी सारा समय गेम्स खेल के बिताते थे, जैसे फाइनल फैंटेसी 14 और लीग ऑफ लेजेंड्स। और एक चीज़ जो है उनको लगती थी इन गेम्स को खेलने के बाद कि उनका गेम में जो वॉइस कम्युनिकेशन सर्विसेज है ना वो काफ़ी कचरा थी। तो इसी के बाद जेसन ने आगे जाके एक यूज़र फ्रेंडली वॉइस कम्युनिकेशन सर्विस को लॉन्च किया जिसमें मिनिमल इम्पैक्ट पड़ता था गेम्स की परफॉर्मेंस में, और वो था डिस्कॉर्ड, और इसी तरह से वो फाउंड हुआ। और अगले साल जेसन ने यूवेब के साथ काम करके डिस्कॉर्ड को डेवलप किया, और क्योंकि वो खुद ही गेमर थे अपनी पूरी ज़िंदगी भर, तो उन्हें एग्जैक्टली पता था गेमर्स को क्या चाहिए। जेसन ने आगे जाकर डिस्कॉर्ड को लॉन्च किया मई 2015 में, और वो कहते हैं कि उन्हें किसी भी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए मार्केट नहीं किया उसको, मगर नेचुरली जो पहली कम्युनिटीज़ थी जिसने प्लेटफॉर्म को एम्ब्रेस किया वो थी गेमिंग सबरेडिट्स, और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे ट्विच स्ट्रीमर्स और इवेंचुअली ई स्पोर्ट्स और लैंड टूर्नामेंट गेमर्स में भी। और सबसे पहली कंपनी जिसने पोटेंशियल देखा डिस्कॉर्ड था वो था टाइम वार्मर केबल, जिसने कंपनी में लेट 2016 में इन्वेस्ट किया। 2 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी कंपनी को एम्ब्रेस किया। डिस्कॉर्ड का सपोर्ट एक्सबॉक्स लाइव यूजर्स को देके माइक्रोसॉफ्ट ने आगे जाके इवेंचुअली ट्राई किया कि वो डिस्कॉर्ड को खरीदेंगे $12 बिलियन में, मगर जेसन ने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया अप्रैल 2021 में। और क्योंकि डिस्कॉर्ड जो है उसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया फंडिंग राउंड को $15 बिलियन के वैल्यूएशन में, ऐसा लगता है कि एक्विजिशन डील को टर्न डाउन करना सही डिसीजन था। मगर ये सारी चीज़ें सनशाइन और रेनबोज नहीं है आगे जाके डिस्कॉर्ड के लिए। अब क्योंकि डिस्कॉर्ड जो है डायरेक्टली अपने यूज़र को चार्ज नहीं करता, उनका रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, और इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि किस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं नए फंडिंग राउंड्स को, ऐसा हो सकता है कि डिस्कॉर्ड पैसे गंवा रहा हो। स्टार्टअप के लिए तो ये चीज़ सही है, मगर जो है मनी लूजिंग कंपनी को ज़्यादा समय तक नहीं चला पाते आप, तो डिस्कॉर्ड को फोकस करना होगा मोनेटाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी पे जितना जल्दी हो सके। मगर मुझे लगता है कि जेसन जो है इस चीज़ से वेल अवेयर है और एग्जैक्टली ये चीज़ वो करने वाले हैं। तो अगले कुछ सालों में ऐसा हो सकता है कि डिस्कॉर्ड जो है वो और बड़ा हो और पोटेंशियली दुनिया की सबसे बड़ी वॉइस कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म भी बन जाए, मगर हमें इंतज़ार करके देखना होगा। आपका डिस्कॉर्ड को लेके फेवरेट एस्पेक्ट क्या है कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लगता है कि डिस्कॉर्ड जो है कंपटीशन को पीछे छोड़ देता है, और ऑफ कोर्स हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियोस बाकी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।